नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 काव्यखंड, जिसमें पिछले वीडियो में हमने तीसरा चैप्टर का पढ़ लिया था कविता के बहाने। आज इस वीडियो में हमें पार्ट 3 का अगला जो शेष पार्ट है उसका बात सीधी थी पर इसे आज हमें पढ़ना है, जिसके कवि और रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। अज्ञे जी द्वारा जो संपादित तीसरा शतक, उसमें तीसरे शतक के प्रमुख कवियों में सबसे प्रमुख स्थान इनका कुंवर नारायण जी का आता है। और यह जो पाठ है बात सीधी थी पर शीर्षक, इनका एक काव्य संग्रह है कुंवर नारायण जी का, कोई दूसरा नहीं। इसमें इन्होंने इसे संग्रहित किया है और ये शीर्षक बात सीधी थी पर करके आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, कविता में कवि का कहना है कि कविता में कथ्य और माध्यम, कथ्य यानी कहना, कथ्य और माध्यम के बीच जो द्वंद्व है, यानी युद्ध चल रहा है, उहापोह चल रही है, उधेड़ बुन चल रही है, उसको उन्होंने सहज भाषा में सहजता के साथ बात को कहने के लिए प्रेरित किया है कि कोई भी बात है तो सहज भाव में, सरल भाषा में आप कह सकते हैं, वो ज़्यादा स्पष्ट होती है और ज़्यादा प्रभावी होती है, न कि भाषा के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करके आप अपनी बात किसी के सामने अगर रखते हैं तो वह कहते हैं बात का बतंगड़ हो जाना, अर्थ का अनर्थ हो जाना, यानी वह सीधी बात भी कठिन हो जाती है और आपका जो प्रभाव है वह वहाँ पर कम पड़ता है, यानी बात नहीं बन पाती है, बात बिगड़ जाती है। तो यही कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर, इसको पढ़ते हैं। चलिए क्या कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ बात और भी पेचीदा हो चली। पहले लाइन का ये व्याख्या देखेंगे। होती चली गई। क्या होती चली गई? बात सीधी थी, लेकिन हमने साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने की इच्छा हमारी हुई और उसके चक्कर में हमारी भाषा जो है टेढ़ी फंस गई, यानी अपने ही बात में हम उलझ गए। तो कह रहे हैं कुंवर नारायण जी कि कई बार हम अपनी बात की किसी कविता के माध्यम से या मौखिक रूप से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं। और सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग कर लेते हैं, उसमें रस का प्रयोग कर लेते हैं, उसमें छंद का प्रयोग कर लेते हैं, और इन सब चक्कर में वो जो बात हमारी होती है, जो बात कहने हम चाहते हैं, वह कहने के बजाय, वो अर्थ देने के बजाय वो कुछ दूसरा अर्थ देने लगता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, वो सब शब्द शक्तियाँ आ जाती हैं, है ना। तो इस तरह से हमें कवि संकेत कर रहे हैं इस पद के माध्यम से कि हम सीधी सादी भाषा का प्रयोग करें और ज़्यादा उलझाऊ भाषा का प्रयोग ना करें, जिससे सुनने वाला भी, उसका भी जो है मन खिन्न हो जाए, सुनने वाले पर भी अपना अच्छा छाप न छोड़ पाए और अच्छा प्रभाव न डाले। ऐसी भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो बात सीधी थी पर एक बार की बात बता रहे हैं, घटना बता रहे हैं कि बात बिल्कुल सीधी थी, साधारण सी बात थी, सिंपल बात थी, लेकिन एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई यानी उल्टी पड़ गई, उलझ गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात सीधी बन जाए, लेकिन जैसे ही मैं उस शब्द को यहाँ रख रहा हूँ, उस शब्द को यहाँ रख रहा हूँ, और शब्दों के उलट फेर में क्या हुआ कि तोड़ा मरोड़ा, यानी उन अलग अलग शब्दों को, अलग अक्षरों को, जो बड़े बड़े शब्द थे उनको तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, इधर किया उधर किया, लेकिन कहीं वो फिट नहीं बैठ पाई, अपनी बात में स्पष्ट नहीं कह पाए। तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपनी बात स्पष्ट कह नहीं पाते हैं, तब तक सुनने वाला उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कह रहे हैं कि घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, या तो मेरी बात स्पष्ट हो जाए, उसका बिल्कुल सपाट अर्थ सामने आ जाए, या फिर वो उसको मैं
समाप्त कर दूं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कह रहे हैं कि मैंने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, और उस क्लिष्टता जब कविता में आ जाती है, कवि है ना, कवि कुंवर नारायण, तो कविता रचना कर रहे थे, और कविता रचना करने में थोड़ा सा उसको सुंदर बनाने में, थोड़ा आकर्षक बनाने के चक्कर में उन्होंने कठिन शब्दों का प्रयोग किया। और जब कठिन शब्दों का प्रयोग किया तो वो तुक नहीं बन रहा है, तो लय नहीं बन रहा है, तो अर्थ नहीं बन रहा है, यानी जो वो चाह रहे हैं वो बना नहीं पा रहे हैं, और इस तरह से उलझन में फंस जाते हैं। और जब उलझन में फंस जाते हैं तो एकदम जो सरल तरीका सही बात थी वो घुमाते फिराते इधर उधर के चक्कर में वो और कठिन होती चली गई, और बात बनने के बजाय बात बिगड़ गई। बात समझ में आ रही? बात और भी पेचीदा होती चली गई, यानी पेचीदा यानी कठिन, जटिल होती गई, उसमें और मुश्किलें आने लगी। तो इतना हमने पढ़ा कि फिर प्रयत्न करते हुए किसी तरह इधर घुमा फिरा कर बात बन जाए, बात बैठा रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन क्या, इससे बात और कविता में क्लिष्टता आ जाती है, और जो बात एकदम सरल तरीके से कहने की थी वह और भी बिगड़ जाती है ना। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हम आपस में जैसे दोस्त ही हैं, और कुछ ऐसे कोई बात मजाक में कह दिए ना, तुम तो गधे हो। अब क्या हुआ, तो लड़ाई हो जाती है इन सब बातों में। तुमने मुझे गधा कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। अब ये गधा यहाँ पे अविधा, जो व्यंजना, अविधा, लक्षण, ये शब्द शक्तियाँ हैं, लेकिन अब तो गधा नहीं, गधा तो जानवर होता है, मनुष्य कहीं गधा तो नहीं होता है। लेकिन वैसा अगर उसके अंदर वो लक्षण आते हैं तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए अब बात बिगड़ गई। अब वो नहीं यार, तुम ऐसे नहीं सोचो, लेकिन वो तो आ गया उसको गुस्सा। अब वो लाख आप उसको मनाइए जुनाइए, और बात बिगड़ती चली गई, 1 से 2, 2 से 4, और 4 लोग, अरे तुमको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो वो बात जो हमारी बहुत सिंपल सी थी, इसमें कोई दम नहीं था, लेकिन अब वो खींचते टेढ़ी हो गई, और हमारी आपस की दोस्ती में दरार पड़ गई, और दूसरा उसका मजा ले रहा है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जब हम कोई सरल भाषा, कई सरल शब्द, और उसमें हम मन मनोंगल करने लगे तो बात और टेढ़ी होती चली जाती है। यही चीज़ यहाँ कविता में कवि के द्वारा होता है। अगली पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे। दूसरा, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तामाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आगे इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अब परेशान हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे इसको सुलझाऊं, इस मामले को कैसे रफा दफा करूं, कैसे इसको रास्ते पर ले आऊं, कैसे इस सामान्य स्थिति में आए। तो कह रहे हैं कि समझे बिना, है ना, किसी बात को कि बिगड़ने पर हम समझे बिना उससे और भी बिगाड़ते चले जाते हैं, बिना समझे। धैर्य नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता कि थोड़ा देर रुक जाए। तो धैर्य से समझने की अपेक्षा उसे हताश हो जाते हैं, हताश यानी परेशान हो जाते हैं, और भी वह बिगड़ता चला जाता है। जो काम, तो जो शब्द, जो लाइनें, जो काव्य, जो पंक्तियाँ बिगड़ी हैं वो और बिगड़ती चली जाती हैं। और कहते हैं ना कि जब परेशान होता है, दिमाग काम ना कर, थोड़ी देर ठंडा पड़ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए वो कार्य। जब आपका दिमाग थोड़ा शांत हो, मन थोड़ा ठंडा हो, तब उस पर आगे बढ़े। यदि आपका दिमाग शांत नहीं है, उलझन में है, परेशानी में है, तो काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है। ऐसा सत्य है, ऐसा होता भी है। तो इस स्थिति में कवि कह रहे हैं कि मैं हताश हो गया, मैं परेशान हो गया, और अपनी रचना को, कविता को बना रहा था। मेरे पास धैर्य नहीं थी, समय नहीं था, मैं थोड़ी देर रुक करने के लिए मैं बिल्कुल उतावला था कि मैं अभी करूँगा, और वह काम बिगड़ता चला गया ना। पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। पेंच जानते हैं ना बच्चों, पेंच, स्क्रू, और उसको उस पर एक डॉट बना रहता है, तो उसको कसने के लिए अगर उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो खुलेगा, और अगर उसको उसी सीधी दिशा में घुमाते जाएंगे तो और टाइट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। बेतरह यानी उसी तरह से मैं कसता चला गया, यानी उसी शब्द का प्रयोग करता चला गया। और वह शब्द क्या हुआ वहाँ पर, बेतरह जब कसता चला गया तो क्यों इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। और जब मेरा बात और बिगड़ता चला जा रहा था तो बगल से आवाज़ आ रही थी, सुनाई दे रही थी, इस जो कार्य करा रही तो बेवकूफ़ है, तो कैसा कार्य कर रहा है, तो और बिगाड़ रहा है, और बिगाड़ रहा है। लोग मेरा तमाशा उड़ा रहे हैं। तमाशबीनों की यानी जो वहाँ पे करतब यानी सर्कस दिखाने वाले के साथ जो तमाशबीन होते हैं, दर्शक होते हैं, तमाशबीन का मतलब दर्शक, जो देखने वाले हैं, वह उस बात पर उनको शाबाशी दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था।
कह रहे हैं कि जो मुझे अंदर से मुझे भय था वह हो गया, जो मैं नहीं चाहता था वही कार्य हो गया। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के चक्कर में घूमने। कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती, मैंने जोर जोर से पेच कसने लगा मैं, और लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे, इतना बड़ा कवि हो करके, और देखो बात को उलझाता चला जा रहा है, अपनी लाइनों को सही नहीं कर पा रहा है। और मैं ये नहीं चाहता था कि समाज में मेरा उपहास हो, मेरी निंदा हो, लोग मेरा मजाक उड़ाए, और वही बात हुई, बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी यानी बात का जो मतलब था, अर्थ था, महत्व था, उसकी महत्ता समाप्त हो गई और वह भाषा में बेकार घूमे, अर्थहीन हो करके, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, बेअर्थ का हो गया ना। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हमारे काम या बात को बिगड़ते देखते हैं जो लोग, वह भरपूर उसका आनंद लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कवि का कि हमारे कोई मसला, कोई विषय, कोई बात आपस में, पड़ोसियों में या भाई भाइयों में या घर परिवार में होता है तो उसका आनंद लेते हैं। कौन? हमसे जो जलन और ईर्ष्या के भाव रखते हैं, जिसे हमें लज्जित और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, शर्मिंदा होना पड़ता है। अंत में जिस बात को लेकर कवि चिंतित था वही बात हुई। बात को अच्छी बनाने के चक्कर में वह प्रभावहीन हो गई, प्रभावहीन यानी महत्वहीन हो गई, और भाषा की क्लिष्टता में बेकार होकर रह गई, जिससे उसके अर्थ में सार्थकता नहीं रही। तो कवि ने यहाँ पर बताना चाहा है, कविता बनाना सही बात का सही शब्द से जोड़ना है। यदि हम कविता रचते हैं तो सही बात को सही शब्द, सही वाक्य का निरूपण करें। जब ऐसा ही हो जाता है तो अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, वह सरलता से हो जाती है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। क्लिष्ट बातों को, कठिन शब्दों का चयन न करके सरल सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा सुझाव देते हैं। और जोर जबरदस्ती और साफ सुनाई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। बात की चूड़ी मरना एक मुहावरा है। इस मुहावरे का यहाँ कविता में इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वाह वाह ना, वाह वाह सुनाई दे रहा है 2 बार, तो पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरह हम अब उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है बच्चों। देखिए, मुश्किल, बेतरह, करतब, तमाशबीनू, जोर जबरदस्ती, इस तरह के जो शब्द हैं वो उर्दू शब्दावली हैं, उर्दू भाषा से लिए गए हैं। अब हम आते हैं, ये हमारा तीसरा पद है। तीसरे पद में तीसरी लाइनें क्या कहती हैं? पद संख्या 3 इस तरह से पढ़ेंगे इसको कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बात क्या है? बात और भाषा, ये 2 शब्द होते हैं। भाषा और बात, और ये शब्द, ये जो है अर्थपूर्ण होने चाहिए, और अर्थपूर्ण शब्द ही किसी कविता, किसी कहानी, किसी उपन्यास की रचना करने में अपनी पूरी क्षमता और ताकत, शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपना एक अलग महत्व बनाते हैं। तो चलिए, कवि आगे क्या कहते हैं कि हार गया मैं, थक हार करके, यानी हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। पेच कस रहा था, पेच का जो है डॉट मिस हो गया, चूड़ी मिस हो गई, अब उसमें वो कसाव नहीं रह गया, वो महत्व नहीं रह गया। तो उस शब्द को लेकर मैं घूम रहा था, कहाँ फिट करूँ, और जब कहीं समझ में नहीं आया तो मैं थक हार कर क्या किया, उसको एक कील की तरह, कील में वो डॉट नहीं बने रहते हैं, स्क्रू में बने रहते हैं, तो कील की तरह एक जगह ठोक दिया, उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत, यानी अंदर से खोखला था, उसकी शक्ति नहीं थी, कोई महत्ता नहीं थी, बस देखने में एक शब्द है, अर्थपूर्ण नहीं, अर्थहीन शब्द है। ऊपर से देखने में एक शब्द है, लेकिन अर्थ अंदर से कुछ भी उसके भाव अर्थ नहीं निकल रहे हैं। और बात ने जो एक शरारती बच्चे की मुझसे खेल रही थी, शरारती बच्चा जिस प्रकार नटखट बच्चा खेल खेलता है, उसी तरह जो बात थी वह आसपास घूमते हुए कवि को परेशान कर रहा था। क्या कर रहा था? कवि को परेशान कर रहा था, और परेशान करते करते वह देख रहा है कि कवि कितना परेशान है, उसको चिढ़ा रहा है, शरारतीपन से, नटखटपन से। भोले बच्चे होते हैं तो कोई ना कोई परेशानी करते हैं और चिढ़ाते रहते हैं, उसी तरह बात जो है एक शरारती बच्चे की तरह, यहाँ पे उपमा अलंकार यानी बात को शरारती बच्चे से उसकी तुलना किया है, और कहा है कि मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा,
पसीना पूछना यानी बहुत परेशान हो जाना, परेशानी से, हैरानी परेशानी से गर्मी आ जाना, और गर्मी से कवि को पसीना हो रहा है और पसीने को पोंछता हुआ देख कर, यानी उसकी परेशानी को देख करके बात पूछ रहा है कि शरारती बच्चे की तरह कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। यानी एक इतने ऊंचे ओहदे के, इतने बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े ज्ञानी ना, और तार सप्तक के तुम कवि हो, और तुम्हें भाषा का किस तरह से प्रयोग करना है, कहाँ किसको बैठाना है, कहाँ सेट करना है, ये तुमने सीखा ही नहीं, तब तुम किस तरह के कवि हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा का सही सामंजस्य नहीं बनने के से वह बात को नहीं छोड़ देता है, वहीं छोड़ देता है, और परिणाम स्वरूप वह ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उसमें कोई दम और कोई मजबूती नहीं, अर्थात उसमें भाव की अभिव्यक्ति नहीं है। किसमें? जो लाइनें हैं, जो शब्द का प्रयोग किया है, अभाव है। कवि कहता है कि जिस प्रकार शरारती बच्चा इससे, हमसे शरारत करके चिढ़ाता है, उसी प्रकार कविता में या बात में कथ्य और भाषा, कथ्य मीन्स कहना, भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ, उर्दू, फारसी, अरबी ना, तो सामंजस्य होने पर भाषा मुझसे पूछती है तुमने कभी भाषा को सही ढंग से तरीके से प्रयोग नहीं किया। अगर ऐसा करना आ जाता तो किसी दबाव, किसी परेशानी, अतिरिक्त मेहनत के अलावा उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, और अपने सहूलियत के साथ वह बात, वह कविता, वह रचना सबके सामने प्रस्तुत हो जाती। तो इनका भाव पक्ष क्या है कि कथ्य और भाषा में सामंजस्य होने पर कविता या बात पूर्ण हो जाती है, उसके बाद किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत या परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर कवि ने आगे क्या कहा है कि हमें कथ्य और भाषा का सामंजस्य पर जोर देना चाहिए कि भाषा की क्लिष्टता, न कि भाषा की क्लिष्टता, कठिन भाषा, कठिन शब्दों का प्रयोग पर हमें विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सरल सहज भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। कवि ने यहाँ पर सरल भाषा का प्रयोग किया है और उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। उर्दू शब्दावली शरारती, बरतना, सहूलियत ना, इस तरह से और भी शब्द आपको मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि शरारती, सहूलियत, पसीना, ठीक ठाक, पसीना पोंछना, सहूलियत में कौन सा अलंकार? ठीक ठाक, पसीना पोंछना, प वर्ण की आवृत्ति, ठ वर्ण की आवृत्ति, ये सहूलियत, ये से में से सहूलियत से, इसमें हम अनुप्रास अलंकार की छटा देखते हैं। और हमारा यह चैप्टर अब पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न को आप देख लीजिएगा। कविता, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो कवि कहता है कि बात और भाषा आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी बात या कविता को कहने के अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करता है, कहने में अतिरिक्त शब्दों का, मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें वर्जित है, निषेध है, जिससे छोटी सी बात विचित्र बन जाती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा बना होता है, भाषा के चक्कर में पड़कर हम सरल सी बात को भाषा की क्लिष्टता में डुबो देते हैं, और कतई उचित, जो हमें ठीक नहीं है, कतई उचित नहीं है, ये सब भाषा के लिए, कविता के लिए ठीक नहीं है। बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं को बिंबों के मुहावरे से मिलाइए। बात की चूड़ी मर जाना, बात की पेंच खोलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात का बन जाना। इसके लिए विशेषता क्या है? बिंब मुहावरा, बात की चूड़ी मर जाना का बात का प्रभावहीन होना, और बात की पेंच खोलना, बात की कसावट का न होना। फिर कहते हैं बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना, बच्चा भाग जाता है ना छुड़ा करके, उसी तरह पेंच की कील को तरह ठोक देना, बात की सहज और स्पष्ट करना, बात का बन जाना, यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। इस तरह बात और भाषा और उसके जो कथ्य हैं, इसको महत्व देते हुए कवि ने इस पाठ को बताया है कि हमें अपने भाषा का प्रयोग, अपनी बात का प्रयोग और कथ्य का प्रयोग कहाँ कैसे करना चाहिए, अपने जीवन में उसका क्या महत्व है, कैसे लोगों के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए जिससे वो प्रभावी हो और स्पष्ट हो। तो बच्चों, इसी के साथ ये आपका वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।